हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। अभी आप लोग जान रहे हैं वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत का वीडियो पार्ट 1 लोड हो चुका है। अब वीडियो पार्ट टू देखिए। पार्ट 2 में सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र संकलन या अपव्यूहन का नियम क्या है। स्वतंत्र संकलन या अपव्यूहन का नियम, यानी क्वेश्चन इस ढंग से आता है, स्वतंत्र संकलन क्या है या अपव्यूहन का नियम क्या है। तो देखिए, द्विसंकर एवं बहुसंकर क्रॉस, द्विसंकर एवं बहुसंकर क्रॉसों में जहां दो या दो से अधिक एलीलों के जोड़ों की वंशागति अध्ययन किया जाता है। कितने के? 2 या 2 से अधिक जोड़ों के अध्ययन किया जाता है। कैसा अध्ययन? वंशागति का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन कहते हैं, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन होता है। आगे अब जानेंगे वंशागति का क्रोमो सिद्धांत। वंशागति का क्रोमो सिद्धांत यानी कि अगले जनरेशन जब वंश दर वंश चलता है तो उसको में क्रोमोसोम का सिद्धांत किस प्रकार जाता है इससे। तो 1902 में यह ज्ञात हुआ था। 1902 में यह ज्ञात हो चुका था कि अर्धसूत्री विभाजन के पहले, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है कोशिका का, तो उससे पहले केंद्रक के अंदर अवस्थित, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होता है। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम की संख्या विभाजन के बाद आधी हो जाती है। क्रोमोसोम केंद्रक जब विभाजन होता है, केंद्रक के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो विभाजन होने के बाद आधी हो जाती है। आधी होने के बाद वो इस तरह से, देखिए आधी कैसे होता है, जैसे 2n होता है माता में और 2n होता है पिता में। तो इससे आधी विभाजित हुआ n और n, तो n मिलकर 2n हुआ। तो इस तरह से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा आधी होकर अगली जनरेशन में चला जाता है। ये कब ज्ञात हुआ था? 1902 में। तो इस पर कई ढंग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम की विभाजन के बाद आधी होती है, यह कब ज्ञात हुआ था? यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा क्रोमोसोम संख्या आधी होती है, कब ज्ञात हुआ था? 1902 में। मानव शरीर के जितने भी कोशिका है सब समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। लेकिन केवल एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन आता है, क्रोमोसोम के विभाजन किस प्रकार से होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। और मनुष्य के जितने भी दैहिक कोशिका से समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजन होता है। अब क्रोमोसोम की तो जानकारी हो चुका था कि कैसे होता है। इसके बाद क्रोमोसोम के बारे में जानकारी होने के बाद दो वैज्ञानिक वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने यह सिद्ध किया कि क्रोमोसोम का व्यवहार जीन के जैसा होता है। यानी क्रोमोसोम का व्यवहार कैसे होता है? जीन के जैसा होता है। किसने बताया था? वाल्टर सटन एवं थियोडोर बोवेरी ने। किसके द्वारा जैसा होता है? जीन के जैसा। क्रोमोसोम का व्यवहार जीन के जैसा होता है। अब आगे जाने जीन एवं क्रोमोसोम का व्यवहार में तुलना। जीन और क्रोमोसोम का व्यवहार क्या है से? तो जीन का जोड़े के रूप में होते हैं, जीन जोड़े के रूप में होते हैं और क्रोमोसोम जोड़ों की तरह होते हैं। जीन युग्मक निर्माण के समय पृथक हो जाता है और क्रोमोसोम युग्मक निर्माण के समय पृथक हो जाता है। एक युग्मक में जीन के जोड़े में केवल एक ही रहता है, एक युग्मक में जीन के जोड़े में केवल एक ही रहता है और किसी युग्मक में समजात क्रोमोसोम की जोड़ों में से केवल एक ही आ पाता है।
इसके जोड़े यानी जीन के जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में से केवल एक ही रहता है और अलग अलग क्रोमोसोम के जोड़ों में स्वतंत्र रूप से विसंयोजित होता है। तो इस तरह से जीन एवं क्रोमोसोम के व्यवहार में तुलना हुआ है, यानी जीन और क्रोमोसोम का व्यवहार क्या है। आगे वाल्टर सट्टन एवं थियोडोर बवेरी जो दोनों वैज्ञानिक थे, इन्होंने मेंडल के प्रयोग किया गया जो सिद्धांत था उस सिद्धांत को मिलाकर वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। यानी गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वाल्टर सट्टन एवं थियोडोर बवेरी ने किया था, मेंडल के सिद्धांत के साथ मिलाकर। चलिए अगला क्वेश्चन है थॉमस हंट मॉर्गन का प्रयोग। थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या प्रयोग किया था? तो थॉमस हंट मॉर्गन ने अपने कुछ साथियों के साथ फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मैग्नोस्टर पर खोज की वंशागति क्रोमोसोम का सिद्धांत का प्रयोग किया। क्रोमोसोम का सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया गया? थॉमस हंट मॉर्गन ने किस पर किए थे? तब फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मैग्नोस्टर इस पर प्रयोग किया गया था। क्रोमोसोम सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया गया? फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मैग्नोस्टर। किसने किए? थॉमस हंट मॉर्गन ने। यही थॉमस हंट मॉर्गन का प्रयोग था। आगे है मेंडल के नियमों के अपवाद। मेंडल ने तो बहुत कुछ आनुवंशिकी के बारे में सिद्धांत को प्रयोग करके सत्यापित किए, लेकिन कुछ ऐसा भी अपवाद है जो मेंडल के नियम से नहीं मिलता है। यानी मेंडल के नियमों के प्रतिपादित होने के बाद भी आनुवंशिकी के विषय में अनेक नई सूचनाएं प्राप्त होती है। इसके बाद कुछ पता यह चला कि कई जगहों पर मेंडल के नियम लागू नहीं है, प्रत्येक जगह पर मेंडल के नियम लागू नहीं है। अब देखिए कहाँ कहाँ नियम लागू नहीं है। तो सबसे पहले अपूर्ण प्रभाविता, ये मेंडल के नियम से अलग है, मेंडल के नियम इस पर लागू नहीं था। यदि विपरीत जुड़े गए गुणों में एक लक्षण दूसरे लक्षण के अपूर्ण रूप से यानी पूरा नहीं अधूरा रूप से दिखाई देता है तो उसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। यानी पूरे न दिखाकर अधूरा दिखाई देता है। इसे उदाहरण के द्वारा समझेंगे तब समझने में आसानी होगा। देखिए उदाहरण के द्वारा, यदि गुलवास के लाल फूल और सफ़ेद फूल के बीच क्रॉस कराते हैं, जब क्रॉस होता है तो वो फूल नहीं लाल बनता है और नहीं सफ़ेद बनता है, उसका अपूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। और फर्स्ट जनरेशन में जाकर वो गुलाबी होता है और सेकंड जनरेशन में 4 संभावित फूलों में से एक लाल, 2 गुलाबी और एक सफ़ेद होता है। इस तरह से ये अपूर्ण प्रभाव दिखाया, लाल और सफ़ेद दोनों का मिला जुला प्रभाव हुआ। देखिए इसका एक डायग्राम के द्वारा अच्छा समझ सकते हैं। देखिए डायग्राम है, डायग्राम में पेरेंट्स हुआ, रेड फ्लावर वाइट फ्लावर, लाल फूल और सफ़ेद फूल। इधर से गैमेटिक्स आया, इधर से गैमेटिक्स है, दोनों गैमेटिक्स जाकर यहाँ मिला, गैमेटिक नहीं गुणज, दोनों मिला, तो इससे जितने भी फूल प्राप्त हुए सभी गुलाबी, यानी फर्स्ट जनरेशन में सभी गुलाबी हुए। अब फर्स्ट जनरेशन यानी कि पिंक यानी गुलाबी और गुलाबी, ये दोनों में स्वपरागन हुआ। जब स्वपरागन हुआ तो स्वपरागन में ये यहाँ से क्रॉस किया तब रेड बना, यहाँ से क्रॉस किया तब रेड बना, इसके बाद ये यहाँ से क्रॉस किया पिंक बना,
ये यहाँ से क्रॉस किया तब पिंक बना, और ये यहाँ से क्रॉस किया तब वाइट बना। तो इस तरह से 25% रेड यानी लाल, 50% पिंक यानी गुलाबी, और 25% वाइट यानी सफ़ेद। इस प्रकार से सेकेंड जनरेशन में 4 संभावित पौधे में से एक लाल, 2 गुलाबी और 1 सफ़ेद प्राप्त हुए। तब जीनोटाइप और फिनोटाइप रेटियो 1:2:1 के रूप में प्राप्त हुए। इस तरह से यह अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण हुआ गुलवास के फूल पर। चलिए अब आगे, ये सभी मेंडल के अपवाद में ही आता है। मेंडल के अपवाद में अभी जाने अपूर्ण प्रभाविता, और मेंडल के अपवाद में कह रहा हूँ बैक क्रॉस एवं टेस्ट क्रॉस। तो सबसे पहले बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या है? जब F1 के संकर पौधे को किसी एक पृथ पौधे से क्रॉस कराया जाता है तब इस प्रकार के क्रॉस को बैक क्रॉस कहते हैं। यानी संकर पौधे जब हुआ तो उसके बाद जो क्रॉस कराएंगे पृथ पौधे से तो उसी को बैक क्रॉस कहेंगे। अब टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है? जब F1 के संकर पौधे संयोजी अप्रभावी यानी अप्रभावित जनक से, यानी F1 पीढ़ी के अप्रभावित जनक से क्रॉस कराते हैं तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसको एक डायग्राम के द्वारा देखिए। देखिए क्या बोले थे, बैक क्रॉस ना, बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस में सबसे पहले पेरेंट्स हैं दोनों, लंबा और बौना, टेल और ड्राप। तो इससे क्रॉस हुआ, तो क्रॉस होने के बाद ये बना फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में F1 पीढ़ी हुआ। तो क्या बोले, ये बैक क्रॉस में F1 पीढ़ी के जनक पौधे है ना, जनक पौधे से F1 पीढ़ी में जनक पौधे से क्रॉस कराया जाता है तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस हो गया। ये भी F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी को F1 पीढ़ी को किससे क्रॉस हो रहा है? पृथ से हो रहा है तो वो बैक क्रॉस हुआ। अब आगे टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में F1 पीढ़ी को अप्रभावी, कोई प्रभाव यानी अप्रभावी उनसे क्रॉस कराएं तो ये टेस्ट क्रॉस हुआ। तो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस तो समझ में आ गया हो गया। आगे अब है सप्रभाविता। ये भी मेंडल के एक अपवाद में है। ये मेंडल के अपवाद में जाने अपूर्ण प्रभाविता, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और आगे सप्रभाविता। जब किसी जीव में एलील के जोड़े के बीच का संबंध प्रभावी एवं अप्रभावी जैसे न हो बल्कि दोनों का प्रभाव F1 संकर पर एक साथ पड़ता है, यानी कि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का जब प्रभाव F1 संकर पर एक साथ पड़ता है तब उसे स्थिति को सप्रभाविता कहते हैं। उस स्थिति को सप्रभाविता कहते हैं कब? जब दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो देखिए उदाहरण के द्वारा समझते इसे। उदाहरण के द्वारा में पशुओं में लाल रंग तथा सफ़ेद रंग के त्वचा वाले में सप्रभाविता, यानी कैसे कराया जाता है? यानी कि जब लाल रंग के पशु यानी लाल त्वचा वाला पशु और सफ़ेद त्वचा वाला पशु के बीच में क्रॉस कराएं तो क्रॉस कराने के बाद F1 पीढ़ी के सभी पशु का त्वचा का रंग चितकबरा हुआ, यानी लाल रंग
त्वचा वाला पशु और सफ़ेद रंग त्वचा वाला पशुओं के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 में जितने भी पशु हुए से चितकबरा हुआ। और F2 पीढ़ी में 4 संभावित पशुओं में से 1 लाल, 2 चितकबरा एवं 1 सफ़ेद प्राप्त हुए। तो इस तरह से ये हुआ सप्रभावित, यानी दोनों का गुण मिलना, दोनों का इसको में प्रभाव पड़ रहा है, लाल का भी और सफ़ेद का भी। तो इस तरह को सप्रभाविता कहेंगे। ये मेंडल ने नहीं बात बताए थे। देखिए इसके एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ये है लाल पशु और ये है सफ़ेद पशु। पेरेंट्स यहाँ से एक क्रॉस इससे, एक क्रॉस इससे हुआ। इस तरह से जब क्रॉस हुआ तो इससे फर्स्ट जनरेशन में रॉन यानी चितकबरा, रॉन यानी चितकबरा, जितना भी पशु बनेगा सब चितकबरा ही होगा। लेकिन सेकेंड जनरेशन में देखिए ये यहाँ से क्रॉस हुआ तब क्या रेड यानी लाल हुआ। इसके बाद ये यहाँ ये यहाँ से क्रॉस हुआ, यहाँ से क्रॉस हुआ तब रॉन हुआ यानी चितकबरा। इसके बाद ये यहाँ से क्रॉस हुआ तो ये रॉन हुआ यानी चितकबरा। फिर ये यहाँ से क्रॉस हुआ तो ये हुआ वाइट हुआ यानी सफ़ेद। तो इस तरह से सेकेंड जनरेशन में 4 संभावित में से 1 लाल, 2 चितकबरा एवं 1 सफ़ेद पशु प्राप्त हुए। यानी फिनोटाइप और जीनोटाइप में फिनोटाइप और जीनोटाइप समान हुए, 1:2:1 के रूप में प्राप्त हुए। आगे जाना है बहुविकल्पता क्या है? यह भी एक मेंडल का अपवाद है। जब किसी एक लक्षण के लिए 2 से ज़्यादा वैकल्पिक एलील होते हैं तो ऐसे एलील को बहुवैकल्पिक एलील एवं इस प्रकार की स्थिति को बहुविकल्पता कहते हैं। देखिए इसके लिए मानव रुधिर भी जिम्मेवार है। देखिए मानव रुधिर कैसे जिम्मेवार है। मानव रुधिर वर्ग ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स, ह्यूमन रुधिर वर्ग यानी ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स के बारे में ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक कार्ल लैंगस्टर्नर ने 1901 में सबसे पहले यह बताया कि मनुष्य की लाल रुधिर कोशिका होता है। लाल रुधिर कोशिका में 2 प्रकार के एंटीजेंस होते हैं, यानी लाल रुधिर कोशिका होता है उसको में 2 प्रकार के एंटीजन ए और एंटीजन बी होता है। इसी तरह से प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में 2 एंटीबॉडी होता है, ए और बी होता है, 2 एंटीजन और 2 एंटीबॉडी होता है। किसने बताया था? कार्ल लैंगस्टर्नर ने। कब? 1901 में। एंटीजन किस में होता है? एंटीजन कोशिका झिल्ली में और लाल रुधिर कोशिका झिल्ली में होता है और एंटीबॉडी प्लाज्मा में होता है। तो मनुष्य के रुधिर को 4 वर्गों में बांटा गया है। वर्ग ए यानी ग्रुप ए, वर्ग बी ग्रुप बी, वर्ग ए बी ग्रुप ए बी, वर्ग ओ ग्रुप ओ। चलिए आगे मानव रुधिर के बारे में। यह रुधिर वर्ग तथा उनमें उपस्थित एंटीजन और एंटीबॉडी। अभी एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में बताते हैं। एंटीजन ग्रुप ए में क्या होता है, बी में क्या होता है और ए बी में क्या होता है, ओ में क्या होता है। तो रुधिर ग्रुप ए में एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी। रुधिर वर्ग बी में एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए। रुधिर वर्ग ए बी में एंटीजन ए बी, एंटीबॉडी अनुपस्थित। रुधिर वर्ग ओ में
एंटीजन अनुपस्थित और एंटीबॉडी ए और बी दोनों। तो इस तरह से एंटीजन और एंटीबॉडी रुधिर वर्ग में पाया जाता है। थोड़ा सा हाँ, तो ब्लड ग्रुप ओ होता है, किसी को भी रक्त दान कर सकता है, किसी ग्रुप को भी रक्त दान कर सकता है। इसलिए रक्त ओ को यानी ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहा जाता है। सर्वदाता ग्रुप ओ को कहा जाता है। अब ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप ए बी किसी से भी रक्त ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता है, किसी को ये रक्त दे नहीं सकता है, इसलिए इसे सर्व प्राप्तकर्ता कहा जाता है। ग्रुप ओ दे सकता है सबको लेकिन ले सकता है केवल अपने आप से ही, और ए बी दे सकता है केवल अपने आप को और ले सकता है सबसे। तो इसलिए ग्रुप ओ को सर्वदाता और ग्रुप ए बी को सर्व प्राप्तकर्ता कहा जाता है। चलिए आगे। अब चलिए आगे कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के लिए निर्धारण करने के लिए कौन जिम्मेवार है? तो ये ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का निर्धारण करने के लिए 3 प्रकार के एलील जिम्मेवार होते हैं, एलील ए, एलील बी, एलील ओ। एलील ए और एलील बी को उत्परिवर्ती एलील कहा जाता है और एलील ओ को प्रभावी होते हैं। एलील ये वही प्रभाव डालता है। किसमें कौन होता है? ब्लड ग्रुप ए में एलील ए या एलील ए ओ, और ब्लड ग्रुप बी में एलील बी एवं एलील बी ओ, और ब्लड ग्रुप बी में ए बी में ब्लड ग्रुप ए बी में एलील ए बी, और ब्लड ग्रुप ओ में एलील ओ। इस तरह से ब्लड के जिम्मेवार होता है समझने यानी एलील होता है जी। आगे अब आगे है सहलगानता या लिंकेज। सहलगानता या लिंकेज क्या है? तो एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित वे जीन या एलील जो अर्धसूत्री विभाजन के समय एक दूसरे से बिना पृथक हुए उसी स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। यानी अर्धसूत्री विभाजन के ही बिना अलग हुए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, उसे सहलगानता या लिंकेज कहते हैं। चलिए आगे डब्ल्यू बेटेसन एंड आरसी पनेट का प्रयोग। डब्ल्यू बेटेसन और आरसी पनेट का भी प्रयोग मेंडल के प्रयोग से अलग है। मेंडल के प्रयोग के अपवाद ही है। तो डब्ल्यू बेटेसन एंड आरसी पनेट ने 1906 में मीठे मटर पर अपने प्रयोगों द्वारा यह देखा कि स्वतंत्र अभिवन का सिद्धांत लागू नहीं, यानी इसको में भी स्वतंत्र अभिवन का भी सिद्धांत लागू नहीं है। तो इस पर नियम कौन लागू है इसे जानेंगे आगे। देखिए डब्ल्यू बेटेसन एंड आरसी पनेट ने बैगनी फूल और उसका लंबा परागन वाला था। बैगनी फूल वाले लंबे परागन के पौधा का संकरण कराया। लाल फूल एवं गोल परागन, लाल फूल वाला को गोल परागन से कराया। तो यानी कि यह लंबे, देखिए बैगनी फूल और लंबे परागन, अरे है लाल फूल एवं गोल परागन वाले के बीच क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी यानी प्रथम पीढ़ी के सभी फूल बैगनी हुए एवं सेकंड जनरेशन का सभी पौधे
जो अनुपात में प्राप्त हुआ 7:1:1:1:7 के रूप में प्राप्त हुए, जो मेंडल के परिणाम से भिन्न है। मेंडल ने ये बात को नहीं बताए थे, मेंडल ने बताए थे अपने प्रयोग में 9:3:3:1, लेकिन यहाँ पर जो प्रयोग हो रहा है 7:1:1:7 के रूप में हो रहा है। इसे अब डायग्राम के द्वारा समझते हैं। देखिए डायग्राम में बैगनी फूल एवं लंबे परागकण वाले, लाल फूल एवं गोल परागकण वाले के बीच प्रयोग करा है, यानी पर्पल लॉन्ग है और रेड राउंड और पर्पल लॉन्ग, तो यहाँ से क्रॉस हुआ। तो फर्स्ट जनरेशन में सभी फूल बैगनी फूल हुए, लेकिन सेकंड जनरेशन में वह क्रॉस तब इस रूप में हुआ। तो 7 गो बैगनी फूल एवं लंबे परागकण, 1 बैगनी फूल एवं गोल परागकण, 1 लाल फूल एवं लंबे परागकण एवं 7 लाल फूल एवं गोल परागकण। इस तरह से मीठे पौधे में प्रयोग कराने के बाद हुआ किसके डब्लू बेटेसन और आरसी पनेट का प्रयोग हुआ। डब्लू बेटेसन और आरसी पनेट का प्रयोग में 7:1:1:7 के रूप में हुआ। ये भी क्वेश्चन आता है कि डब्लू बेटेसन एवं आरसी पनेट के द्वारा तैयार किए गए प्रयोगों में द्वितीय पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन में फिनोटाइप किस अनुपात में प्राप्त होता था? 7:1:7 के रूप में प्राप्त होता है। आगे अब है युग्नज। यदि दो प्रभावी लक्षण P और L यानी पर्पल एवं लॉन्ग, P एवं L एक ही जनक से मिलते हैं तब अगली पीढ़ियों में एक साथ रहते हैं, यानी जब एक ही जनक से मिलने के बाद एक के साथ रहता है, अलग नहीं होता, तो इसे को युग्नन कहते हैं, यानी जब साथ रहता है उसे युग्नन कहते हैं। अगर विकर्षण यदि जीन P एवं L यानी कि इसको में दो लक्षण P एवं L है, दोनों का जब क्रॉस कराया जाता है तो क्रॉस कराने के बाद अगली पीढ़ी के संतान अलग हो जाते हैं। इसको में अलग हो जाते हैं, विकर्षण में अलग हो जाते हैं, लेकिन युग्मन में एक साथ ही रहते हैं। जब एक साथ रहते हैं तो उसे युग्मन कहते हैं, और जब अलग हो जाते हैं तो उसे विकर्षण कहते हैं। आज के क्लास बस इतना ही। अगला क्लास अब कल क्लास 3 में बताएंगे। धन्यवाद।